तो हाथरस कांड पर आज दोपहर बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। हाथरस पीड़िता का परिवार सुनवाई में शामिल होने के लिए लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। सीओ और मजिस्ट्रेट खुद कड़ी सुरक्षा में पीड़िता के परिवार को लेकर जा रहे हैं। गांव से ये परिवार निकल चुका है, रास्ते में इस वक्त ये परिवार मौजूद है। हाथरस की लड़ाई, हाई कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट में परिवार की पेशी, बंद कमरे में होगा बयान। पीड़ित परिवार को आज कोर्ट से मिलेगा इंसाफ। पुलिस एक्शन पर सवाल, आला अधिकारी तलब। हाथरस की लड़ाई अब हाई कोर्ट तक आ पहुंची है। आज दोपहर बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट में बयान देने के लिए आज सुबह सुबह परिवार घर से लखनऊ के लिए निकला। परिवार को कड़ी सुरक्षा मिली है। मजिस्ट्रेट खुद परिवार को लेकर लखनऊ निकले। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई है। लखनऊ बेंच की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया था और इस पूरे मामले में सुनवाई को लेकर के परिवार के जो 5 सदस्य हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पीड़ित परिवार में उनकी मां, उनकी भाभी, दोनों भाई, इसके अलावा पिता, 5 लोगों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। पूरा बाकायदे पुलिस सुरक्षा में यहाँ से ले जाया जा रहा है। पुलिस की 6 गाड़ियां इसमें लगाई गई हैं। एस्कॉर्ट गाड़ी है, इसके अलावा 6 गाड़ियां यहाँ पर लगाई गई हैं। पीड़ित परिवार के 5 सदस्य बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट जा रहे हैं, जिनमें पीड़िता की मां, पीड़िता के पिता, दोनों भाई और भाभी शामिल हैं। परिवार के साथ 6 गाड़ियों का काफिला है। एसडीएम अंजलि गंगवार और सीओ भी साथ में लखनऊ जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पीड़ित परिवार की जो गाड़ी जा रही है, यही जो 6 गाड़ियां हैं, जिनमें सुरक्षा के लोग भी हैं, एसडीएम भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं और पुलिस के लोग हैं, वो अब लखनऊ के सीधे कोर्ट में पहुंचेंगे और जज के सामने पीड़ित परिवार अपनी बात कहेगा। और 2 तरफ अब डेवलपमेंट है। एक तो कोर्ट की तरफ डेवलपमेंट रहेगा कि कोर्ट का क्या रुख रहता है, कोर्ट क्या निर्देश देना चाहता है एडमिनिस्ट्रेशन को। दूसरी तरफ जो हाथरस में जो चल रही है जांच, वो किस तरफ अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि पीड़ित परिवार से आज मुलाकात होना सीबीआई की मुश्किल है, क्योंकि आज से जब जांच शुरू करेगी तो और दूसरे पक्ष से या मौका वारदात पर या उसके अलावा जो तमाम जगहों पर सबूत जहां मिल सकते हैं, उनकी तरफ उसको जाना। पीड़ित परिवार को रात में ही लखनऊ ले जाने का प्रोग्राम था, लेकिन परिवार ने रात में जाने से इनकार कर दिया। पहले भी परिवार हाई कोर्ट में पेशी पर सुरक्षा का डर दिखा चुका है। हो गया था। आज आप सभी लोग, शासन के लोग भी आ गए हैं, लखनऊ जा रहे हो हाई कोर्ट, तो कुछ तैयारी है आप लोगों की? कोर्ट जा रहे हो तो कोर्ट में अपनी बात कैसे रखेंगे? जो भी घटना है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा यह है कि लखनऊ आप लोग जा रहे हो, क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई प्रस्ताव है कि सीएम साहब आप लोगों से वहाँ मिलना चाहते हैं? अभी तक नहीं, ऐसा अभी तक कोई वो नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर वहाँ प्रस्ताव कोई ऐसा आता है तो कुछ आप लोगों ने अपना राय विचार बनाया है? राय विचार इसमें कोई बनाने की जो घटना जो हकीकत है जो भी है बताएंगे हम लोगों को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर को हाथरस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने पूरे अमले को तलब किया है। इनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और एसपी रहे विक्रांत वीर भी शामिल हैं। करीब 1 महीने पहले हुए हाथरस कांड पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक शोर है। पुलिस या कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। योगी सरकार घेरे में है। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, तो बदलते बयानों पर भी शक की सुई लटक रही है। मामले में जाति एंगल भी जुड़ गया है। आरोपी पक्ष भी अलग ही थ्योरी का राग अलाप रहा है। अब मामला हाई कोर्ट में है, तो इंसाफ की आस हर किसी को है। हाथरस से राजेश सिंगल, शिवेंद्र श्रीवास्तव और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही हाथरस से हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़ गए हैं, वहीं लखनऊ से हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक है। लेकिन सबसे पहले शिवेंद्र, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आप उस काफिले के साथ मौजूद हैं जिसमें ये पीड़िता का परिवार है, एक लंबी चौड़ी सुरक्षा का इंतजाम वहां पर किया गया है, लेकिन आपने पीड़िता के परिवार से बात की है, क्या चल रहा है उनके मन में इस वक्त? क्योंकि कड़ी सुरक्षा के बीच आज वो लखनऊ बेंच पहुंचेंगे, वहां पर उनके बयान एक बंद कमरे में लिए जाएंगे। ऐसे में क्या सोच रहा है ये परिवार?
देखिए, दो मुख्य बातें हैं जो पीड़िता के परिवार में शुरू से चल रही थी। एक तो सुरक्षा को लेकर के और दूसरा न्याय को लेकर के। सुरक्षा को लेकर के उन्होंने जो सवाल उठाए थे, अपनी कंप्लेंट, अपनी तरफ से शिकायत थी, उसको संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आज बुलाया। 1 अक्टूबर को आदेश दिया गया था यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्हें 12 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाए, हम सुनना चाहते हैं। और इसी के चलते आज जो है कोर्ट में लखनऊ बेंच जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, उसमें पीड़िता के परिवार के लोगों को ले जाएगा। 5 लोगों को यहां से ले जाया जा रहा है। हम आधे से ज्यादा रास्ता पूरा कर चुके हैं, करीब 150 किलोमीटर ये बचा है। अभी 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं पहुंचने में। 2.5 घंटे तो लगने ही हैं लखनऊ पहुंचने में, और यहां से सीधे अदालत जाएंगे और अदालत में जो अदालत में जज होंगे उनके सामने अपना पक्ष रखेंगे। और एसीएस होम, डीजीपी, एडीजी को बुलाया इसलिए गया है ताकि वो लोग सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख सकें कि आखिरकार उनकी तरफ से है। इस बीच हम आपको बता दें कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अदालत का रुख सख्त हो सकता है, निर्देश है उनका, यूपी सरकार ने हर तरीके का पुख्ता इंतजाम किया। घर पे सीसीटीवी का इंतजाम किया, रजिस्टर मेंटेन है, सिक्योरिटी पूरे टाइम बीप्ड अप है। परिवार के हर सदस्य को 2-2 सिक्योरिटी गार्ड दिए गए। इसके अलावा डीआईजी रैंक के 2 अधिकारियों की तैनाती की गई, जिससे कि वो लोग सुरक्षा व्यवस्था का जायजा समय समय पर ले सकें, मॉनिटरिंग कर सकें। इसके अलावा जो परिवार के लोगों के और कंसर्न थे उनको भी पूरा किया गया। तो पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि वो जब अदालत में पेश हों तो उनके आला अधिकारियों को जवाब देने में मुश्किल ना हो। लेकिन शुरुआत से आखिर तक अभी तक पुलिस लगातार घेरे में रही है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि किस तरीके से अदालत का रुख पूरे इस मामले में रहता है। लौटूंगी मैं आपके पास, और इस बीच सुना देते हैं कि आखिरकार ये परिवार इस वक्त किस मनोस्थिति से गुजर रहा है, क्या कुछ कह रहा है ये परिवार, सुनिए। यहाँ पे हमारे जो घटना हुआ है 29 तारीख को, उसके बारे में सुनवाई है हमारी, उसके बारे में बताया कुछ है। जो सुरक्षा व्यवस्था आपको ले जाने के लिए क्या प्रबंध है? ये तो देखो अभी जाएंगे जब लगेगा, क्योंकि पूरी तरह से व्यवस्था की गई हमारी ले जाने लाने के लिए। आपका कोई वकील है वहाँ पर? हाँ, वकील हमारे पहुँच चुके हैं। अच्छा, क्या रहेगा आपका, क्या बताना रहेगा वहाँ पर? बताना ये है जो 29 तारीख को हमारी घटना हुई है उसके बारे में पूरी तरह से पूछताछ जो होगी हमारे साथ तो होगी। जिस तरीके से आपकी बहन को पुलिस प्रशासन ने बिना उसके मतलब जला दिया था, बिना दिखाया, क्या उसकी शिकायत वहाँ रखेंगे, पक्ष रखेंगे? जी हाँ, हो गया था। आज आप सभी लोग, शासन के लोग भी आ गए हैं, लखनऊ जा रहे हो हाईकोर्ट, तो कुछ तैयारी है आप लोगों की? कोर्ट जा रहे हो तो कोर्ट में अपनी बात कैसे रखेंगे? जो भी घटना है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा यह है कि लखनऊ आप लोग जा रहे हो, क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई प्रस्ताव है कि सीएम साहब आप लोगों से वहाँ मिलना चाहते हैं? अभी तक नहीं, ऐसा अभी तक कोई वो नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर वहाँ प्रस्ताव कोई ऐसा आता है तो कुछ आप लोगों ने अपना राय विचार बनाया है? राय विचार इसमें कोई बनाने की कोई नहीं। जो भी घटना हो, जो हकीकत है, जो भी है बताएंगे हम लोगों को। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपने इस परिवार से बातचीत की है, जाहिर तौर पर लगातार इस परिवार पर दबाव बनता रहा है। इस पूरे गांव में भय का माहौल भी देखा गया, क्योंकि एक जाति का संघर्ष बन गया था कहीं ना कहीं पीड़िता को इंसाफ दिलाने के नाम पर। लेकिन अब जब फाइनली आज के दिन सुनवाई होनी है, परिवार क्या चाहता है और किस तरीके से उन्होंने तैयारी की है? देखिए नेहा, परिवार वालों से जो हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि उनके सामने जो भी तथ्य हैं उन तमाम तथ्यों को वो रखेंगे। उन्होंने ये कहा कि 14 तारीख से लेकर के अब तक वो लगातार जो सच्चाई की बात कर रहे हैं वही बात कोर्ट में जाकर के वो लोग रखेंगे। और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीच बीच में जो पंचायतें हुई गांव के आसपास के इलाकों में, गांव में भी पंचायत हुई, तो उस बात को लेकर के वो लोग डरे हुए थे और इसी बात को लेकर के कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और ये कहा था कि इनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश प्रशासन का जो गृह विभाग है उनकी तरफ से सुरक्षा दे दी गई है, बाकायदे सुरक्षा है, गांव में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। परिवार वालों से जो हमारी आज बातचीत हुई, जब ये लोग लखनऊ के लिए निकल रहे थे, तो इन्होंने कहा कि इनके पास जो भी पूरे तथ्य हैं 14 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक वो तमाम तथ्य रखे जाएंगे। पुलिस ने किस तरीके से हीला हवाली इस पूरे मामले में किया है उसकी भी जानकारी ये कोर्ट के सामने देंगे। तो सारे बयान ये लोग कोर्ट में देंगे।
वहीं नेहा दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीबीआई की टीम हाथरस में पहुंच गई है। हाथरस में इस पूरे मामले को लेकर के जांच करने की जो प्रक्रिया है वो तेज कर दिया गया है। यहाँ का जो चंदपा थाना है, यहाँ पर पूरे दस्तावेज सीबीआई की टीम ने अपने हाथों में ले लिए हैं। उसके बाद आज जानकारी ये मिल रही है कि सीबीआई की टीम लोकेशन पर जा सकती है जहां पर सीन ऑफ क्राइम हुआ था। इसके अलावा उन जगहों पर जा सकती है जहां पर पूरा जो पीड़िता थी उसके शव को जलाया गया था। तो ये तमाम चीजें हैं, सीबीआई पूरी छानबीन करेगी। लेकिन परिवार वाले अभी भी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी निगरानी में पूरी जांच होनी चाहिए सीबीआई की, और इसी बात को लेकर के वो कोर्ट में भी अपनी जानकारी देंगे। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता भी नजर बनाए हुए हैं। कुमार, कितने बजे आज सुनवाई शुरू होनी है? और पहले ही परिवार ये साफ कर चुका है कि एसआईटी की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है, सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं है। आज उनकी कहां तक उम्मीदें इस लखनऊ बेंच की कोर्ट की सुनवाई पे टिकी हुई हैं? देखिए, उनकी उम्मीदें तो पूरी इस कोर्ट से लगी हैं। पहले हम आपको दिखा दें इस कोर्ट का हाल, हम जहां खड़े हैं। लखनऊ बेंच है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और ये गेट नंबर 6 है जिससे 2:15 बजे ये सुनवाई इस कोर्ट में आज होनी है। और सुरक्षा की तैयारी यहाँ भी ज़बरदस्त तरीके से की गई है। इसमें 2 अलग अलग मामले हैं। एक, पीड़ित परिवार को ये जो बेंच है वो सुनेगी, लेकिन वो बिल्कुल अलग तरीके से पीड़ित परिवार को ये बेंच सुनेगा जब बंद कमरे में उनकी आप बीती सुनेगी। साथ साथ जो तलब किए गए हैं उच्चाधिकारी, जिसमें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, होम सेक्रेटरी, इसके अलावा डीजीपी, इन तमाम लोगों को भी कोर्ट ने बुलाया है और उनसे पूछा है कि पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। आपको बता दें 1 तारीख को जिस दिन डेड बॉडी जलाई गई थी और उसके बाद अखबारों में और मीडिया में इसकी पूरी रिपोर्टिंग हुई थी, उसे संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीधे तलब किया था इन तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को। और आज एक तरफ परिवार को सुना जाएगा, दूसरी तरफ कोर्ट में उच्च अधिकारियों को भी, यानी कि सरकार को भी सुनेगी, और सरकार को एक तरीके से ये तलब किया गया है। निश्चित तौर पर अभी तक जो परिवार है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस जांच को चाहता है, लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। पहले जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उन्हें उनके परिवार के पास मिलने को भेजा गया था, और आज दोनों बातें होंगी, दोनों लोग अपनी अपनी बातें कहेंगे, और उसके बाद देखना ये होगा कि यहाँ से अदालत किस तरीके का इंस्ट्रक्शंस देता है एडमिनिस्ट्रेशन को और परिवार को। क्योंकि एक तरफ अब सीबीआई की जांच शुरू हो गई है और अब कोर्ट की क्या गाइडलाइन होती है इस पर सबकी नजर रहेगी। कोर्ट की प्रोसीडिंग पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि हम तमाम अपडेट्स आप तीनों से लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि हाथरस कांड में आज का दिन बेहद अहम है। एक तरफ हाईकोर्ट में पीड़िता के परिवार का बयान दर्ज होना है, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने तफ्तीश शुरू कर दी। ये लोग इन लोगों ने पहले से साजिश रची है। ये मेरे बेटे निर्दोष हैं। फांसी चाहिए मतलब ये झूठ इल्जाम लगाए हो। सीबीआई जांच से सच सामने आएगा। हाँ ठीक है, वो संतुष्ट हो जब सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो रहा है तो ठीक है। कई तरह की शंकाओं, कई तरह के आरोपों और कई तरह की साजिशों में लिपटे हाथरस कांड की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई लग गई है। सीबीआई हाथरस कांड में पहली एफआईआर दर्ज करते ही पीड़िता के गांव पहुंच गई। हाथरस मामले में सीबीआई ने चंदपा पुलिस स्टेशन की उसी एफआईआर को आधार बनाया है जो कि 14 सितंबर को दर्ज की गई थी। इस एफआईआर में सिर्फ संदीप को ही आरोपी बनाया गया था। यानी इसी आधार पर जांच करते हुए सीबीआई अब कदम दर कदम आगे बढ़ेगी और बहुत मुमकिन है आने वाले वक्त में इस बेहद उलझी हुई रेप और हत्या की गुत्थी को परत दर परत खोल सके। यानी यूपी पुलिस ने हाथरस कांड की जांच जहां तक की है, वहां से सीबीआई अपनी जांच की शुरुआत कर चुकी है। सीबीआई उधेड़ने लगी है हर उस परत को जिसमें पीड़िता के साथ हुई हैवानियत का सच दफन है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद हाथरस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है और इसके लिए बाकायदे एक स्पेशल टीम का गठन भी कर दिया गया है। सीबीआई अब उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एफआईआर है वो अपने हाथों में लेकर के तमाम दस्तावेजों के आधार पर आगे की जांच करेगी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की एक स्पेशल टीम यहां पर पहुंचेगी और लगातार फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ उन तमाम बिंदुओं की छानबीन करेगी जिससे कि सच सामने आ सके।
सीबीआई ने यूपी पुलिस की एफआईआर को आधार बनाते हुए जांच शुरू की है। सीबीआई की एफआईआर में गैंगरेप, हत्या और हत्या की कोशिश के आरोप लगे हैं। सीबीआई की धारा 307 यानी हत्या की कोशिश, धारा 376D यानी सामूहिक दुष्कर्म, धारा 302 यानी हत्या और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के मामले के तहत केस दर्ज किया है। सीबीआई में हाथरस मामले की जांच गाजियाबाद सीबीआई यूनिट में तैनात डीएसपी सीमा पाहुजा करेंगी। सीमा पाहुजा एक तेज तर्रार महिला अफसर हैं जो हिमाचल प्रदेश के गुड़िया मामले की जांच भी कर चुकी हैं। उन्हें बेहतरीन जांच के लिए पुलिस पदक से लेकर कई सम्मान मिल चुके हैं। जांच की शुरुआत में सीबीआई सबसे पहले यूपी पुलिस से हाथरस केस के सभी दस्तावेज अपने हाथ में लेगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स, वारदात के दिन परिवार के लोगों के मोबाइल लोकेशन, आरोपियों के मोबाइल लोकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक सबूत और वैज्ञानिक सबूत को हासिल किया जाएगा। एक बार वैज्ञानिक सबूतों को परखने के बाद सीबीआई की टीम चश्मदीदों के बयान लेगी, पीड़ित परिवार से बात करेगी, आरोपियों से पूछताछ करेगी और फिर इन तमाम बयानों का वैज्ञानिक सबूतों से मिलान होगा। देखिए, सीबीआई करे चाहे कुछ भी करे, हमें तो बस न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस चाहे कोई भी करे, बस गलत निर्णय न करे और हमारे जो साजिश करे बस। हाथरस कांड उत्तर प्रदेश के माथे पर बदनुमा इश्तहार बनकर चिपका है। जाहिर सी बात है कि सीबीआई से एक आस है कि वो इंसाफ दिलाएगी। हाथरस में रेप और हत्या के मामले में सीबीआई के लिए भी जांच करना इतना आसान नहीं होगा। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद अगर सीबीआई जांच शुरू करती है तो तमाम सबूत या तो मिट गए होंगे या फिर मिटा दिए गए होंगे। ऐसे में चुनौती इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के सहारे जांच को आगे बढ़ाने की होगी, क्योंकि उसी के आधार पर यह तय हो पाएगा कि आखिरकार पीड़ित पक्ष और आरोपी लोगों के जो बयान हैं उनमें सच्चाई क्या है। अब सबकी निगाहें सीबीआई जांच पर टिकी हैं। उम्मीद है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की पड़ताल में कई अहम खुलासे सामने आएंगे। हाथरस से शिवेंद्र श्रीवास्तव और मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। शिवेंद्र श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, आप इस पूरे मामले पर शुरू से ही नजर बनाए हुए हैं। बहुत वक्त बीत गया, उसके बाद कई एविडेंस कलेक्ट किए गए, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त का वीडियो है जहां पर ये वारदात हुई थी, उस वक्त पुलिस ने एक वीडियो बनाया था, वो एक अहम साक्ष्य है, आपने अपनी रिपोर्ट के जरिए बताया था। और दूसरा है डाइंग डिक्लेरेशन। ये दोनों कितने अहम साबित होंगे कोर्ट में? देखिए, दोनों ही जो सबूत हैं जिनको पर वो बेहद जो वीडियो जिस दिन घटना हुई थी उस दिन का वीडियो इस लिहाज से बहुत अहम है कि जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से जो बयान था कि कौन कौन लोग मौजूद थे उस वक्त को इसमें 4 हथियार, एक चप्पल, चूड़ियां, कुछ और सबूत दिख रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उस वक्त वहाँ पर कौन कौन लोग थे। सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करने के लिए जब सीबीआई पहुंचेगी तो इन सब चीजों को जोड़ करके देखेंगे कौन सी चीज कहाँ पर थी और किस तरह से क्राइम को कमिट किया गया। इसके अलावा जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो कोर्ट में भी मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए थे जितेंद्र बहादुर सिंह और कुमार अभिषेक। लेकिन अब बात करेंगे महंत और पुजारियों पर हमले की, क्योंकि राजस्थान की करौली से यूपी के गोंडा तक महंत और पुजारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। करौली में पुजारी को जिंदा जलाया गया तो वहीं गोंडा में मंदिर में घुसकर गोली मार दी गई, जबकि यूपी के ही बागपत में साधु का शव नदी में पाया गया। आखिर ये क्या हो रहा है, ये सवाल लगातार उठ रहा है, क्योंकि महंत और पुजारी निशाना बन रहे हैं और 2 घटनाएं इस बात की ओर सीधे तौर पर इशारा करती हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली के बहाने गोंडा में पुजारी पर हमले को उठाया और यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गहलोत ने ट्वीट करके यह कहा कि करौली पर फौरी कार्रवाई हुई, लेकिन गोंडा में पुजारी पर गोली चली, उस पर एक्शन में देरी क्यों की गई। इसी को लेकर अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट किया है। इसमें बाकायदा उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा। राजस्थान के करौली में पुजारी हत्याकांड की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई है और इसके साथ ही पुलिस ने मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब तक वारदात में शामिल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
करौली में पुजारी के परिवार को इंसाफ का इंतजार है। परिवार लगातार सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा है। जिंदा जलाए गए पुजारी का परिवार मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, लेकिन गहलोत सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश के बजाय केस को सीबीसीआईडी के सुपुर्द कर दिया है। अब सीबीसीआईडी पुजारी हत्याकांड के सच से पर्दा उठाएगी। इस बीच पुलिस ने वारदात में शामिल एक और आरोपी को पकड़ा है। पुलिस ने दिलखुश मीणा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। अब तक मामले में 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। गिरफ्तारी को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि राजस्थान में हमारे यहां घटना हो गई थी, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाकर इमीडिएटली मुख्य मुजरिम को गिरफ्तार भी कर लिया। यूपी सरकार को चाहिए कि वो भी गोंडा में पुजारी को गोली मारे जाने की घटना में इमीडिएटली कार्रवाई करें। इससे पहले रविवार को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पुजारी के परिवार से घर जाकर मुलाकात की। कपिल मिश्रा ने परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया। रविवार को पुजारी के घर के बाहर हैरान करने वाला वाकया हुआ। वारदात के मुख्य आरोपी की 2 बेटियां अचानक पुजारी के घर पहुंच गईं। बेटियों ने घर के बाहर जमकर हंगामा किया और दावा किया कि पुजारी ने खुद ही आग लगाई थी। बेटियों ने कहा कि जब पुजारी जला तो हमने बचाने की कोशिश की थी। दोनों बेटियों ने अपना हाथ जला होने का भी दावा किया। वहीं पुजारी का परिवार प्रदेश सरकार की अब तक की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। पीड़ित के परिजनों ने कहा है कि राज्य सरकार ने जो वादा किया था वो उसे पूरा नहीं कर रही। हमारी मांग थी कि भाई सरकारी नौकरी मिले और 50 लाख रुपए मांगे थे, उन्होंने 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया था, देने की आश्वासन दिया है। अभी तक मिला नहीं है। मिला नहीं है। पुजारी की हत्या पर देश भर में आक्रोश है। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सीबीसीआईडी जांच से कब तक इस हत्याकांड का सच सामने आता है। करौली से आशुतोष के साथ शरद कुमार, आज तक। करौली से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, पालघर का मामला लोग अभी तक भूले नहीं हैं। ऐसे मामलों में अक्सर ये देखा जाता है कि धर्म का एंगल जुड़ जाता है, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं और जब तक दबाव ना हो तब तक जांच की कोई बात ही नहीं की जाती। जाहिर है, जो कि आपने जिक्र किया कि जब मामला धर्म का हो तो सियासत होनी है, और जब सियासत होगी तो राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी। और इसीलिए एक पक्ष दूसरे पर यह कोशिश करता है दबाव बनाने की कि कानून व्यवस्था सही हो, जो आरोपी हैं वो उनकी गिरफ्तारियां तुरंत हों। कुछ ऐसा ही राजस्थान में भी हुआ। बहरहाल ये सवाल लगातार बना हुआ है कि ये घटना आखिर हुई ही क्यों। हमें लोगों से पता चलता है कि दरअसल जो आरोपी हैं वो पहले से भी लगातार दबाव बनाते रहे, झगड़े होते थे, रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं थे। तो क्या उसकी शिकायत सरपंच से लेकर के लेखपाल से लेकर के ऊपर नहीं दी जानी चाहिए थी? क्या सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाने जाती थी? ये जो आंसू है यहाँ के परिवार की आवाज है, वो कब सरकार सुनेगी? यहाँ घटना हुई, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। आज परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं वो चिता की ठंडी राख लेकर के लाने गए हैं, और उसके बाद क्योंकि जो गमगीन परिवार है इनको आसरा चाहिए, सहारा चाहिए। आज कोई सहारा देने वाला है नहीं, परिवार के सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख सदस्य नहीं रहा। इसीलिए आज भी यहाँ जो दिन है लगातार ये सवाल उठी कि देखिए, आप हाथरस की घटना होती है तो कांग्रेस के लोग चले जाते हैं, यहाँ राज्य की सरकार है तो मुख्यमंत्री समेत तमाम परिवार के लोग यहाँ क्यों नहीं हैं? कोई यहाँ मिलने क्यों नहीं आता? इन तमाम आलोचनाओं के बाद आज इलाके के विधायक, जी हाँ, आज 5वां 6वां दिन है, आज जाके के जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ आने वाले हैं, मुख्य सचेतक आने वाले हैं। सुरक्षा के लिए बंदोबस्त किया गया था। हमें यहाँ महिला पुलिस कांस्टेबल दिखाई नहीं पड़ती है, और ये तब जो आपने रिपोर्ट में देखा कि आरोपी पक्ष का परिवार यहाँ पहुंच गया, कल हंगामा किया, बावजूद उसके महिला पुलिसकर्मी आज यहाँ पर नहीं है। 10 लाख के मुआवजे का ऐलान हुआ, मुआवजा अभी तक मिला नहीं है। अब परिवार की ओर से गांव के लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, कम से कम मुआवजा इतना हो कि परिवार का गुजर बसर हो जाए। बहरहाल परिवार के सदस्य, गांव के जो लोग हैं वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं चर्चा में अपना पक्ष रखने के लिए। कल बहुत हंगामा हुआ, जो आरोपी परिवार के लोग थे वो भी यहाँ पर पहुंचे। वो कह रहे हैं देखिए, हादसा खुद हो गया, उन्होंने खुद को आग लगा दी। आप लोग किस तरह के इंसाफ चाहते हैं कि सरकार ये सुनिश्चित करे, जिससे आपको भरोसा हो कि इंसाफ मिलेगा?
मैं सभी देशवासियों से प्रार्थना करूंगा और जो हमारे राजस्थान सरकार है उससे भी विशेष प्रार्थना करूंगा। देखो काफ़ी बातें हैं जो सब जान चुके हैं पब्लिक, कोई बात छिपी हुई नहीं है, लेकिन मेन बात यही है कि जो हमारे बच्चा है बाबूलाल जी का, उसको सरकारी नौकरी जरूर मिलनी चाहिए। वो परिवार का आधार स्तंभ वही है। उसके 6 बहनें हैं, वो खुद मंदबुद्धि है, बीमार रहता है। उसकी एक बहन है वो काफ़ी समय से बीमार है, उसकी मम्मी बीमार है, पूरी तरह परिवार कुपोषण से ग्रसित है। उनकी झोंपड़ियाँ वगैरह आप सब दुख चुके। उनको जो जन सुविधा की चीज़ें हैं, रोज़मर्रे की चीज़ है, वो सब चीज़ों से वंचित है। उनके पास में कुछ भी नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरी तरह से आर्थिक स्थिति उनकी खराब है, आप सब जानते हो। इसलिए मैं सभी देशवासी और सरकार से यही प्रार्थना करूँगा कि इनकी जितनी हो सके सब लोग मदद करें इनकी। जो आपका नुकसान है, जो आपने झेला, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम ये समझना चाहते हैं, जो आरोपी परिवार है पहले भी आते थे, बात होती थी, धमकाते थे? ये जो स्थिति है, मनोदशा है, ये समझी जा सकती है कि आप क्या सवाल करेंगे और कोई क्या जवाब देगा, लेकिन जो तमाम सारे लोग सांत्वना देने के लिए आए, साथ खड़े होने के लिए आए, एक मुहिम का हिस्सा बने कि आरोपी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हों, परिवार को मुआवजा मिले, कुछ सरकारी मदद मिले, क्योंकि ज़िंदगी तो अभी यहाँ से शुरू हुई है परिवार के बाकी के सदस्यों के लिए। लेकिन सवाल फिर भी है कि भूमाफिया का मनोबल आखिर इतना कैसे बढ़ सकता है कि अपने ही गाँव के एक पुजारी की सीधे निर्ममता से हत्या कर दें। बहरहाल परिवार गमगीन है, ये आंसुओं का समय है और इसीलिए इंतजार है कि जो सत्ता में सबसे ऊंचे शिखर पर हैं वो कम से कम आए, सांत्वना दें, हिम्मत दें और माने कि हाँ अपराध हुआ है, अपराधियों को सजा तो मिलेगी, लेकिन सरकार परिवार के साथ है। फिलहाल समय उसी का है, लेकिन यहाँ इंतजार ही है लोगों का। नेहा, ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच वक्त हो गया है हेडलाइंस का। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।